हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों मैं पवन कुमार आज लेकर आया प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले हमने आपको अपने YouTube चैनल पर इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड किया हूं, जिसमें RRB, NTPC, फेज 2 और ग्रुप डी के लिहाज से सारे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूं। तो आज का भी प्रैक्टिस सेट ये 4 जो है, इसमें भी बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन को। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो वो रहा क्या, x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 का मान क्या होगा। यहाँ इसका मान दिया हुआ और इसका मान हमें निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप इजी तरीका से इसके मान पुट अप करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है, सबसे पहले देखते हैं इसको बेसिक रूप से हम कैसे बनाएंगे। तो पहले दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। इस समीकरण को पहले हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर 2 और आगे हल करेंगे x² प्लस 1 और इसे गुना कर देंगे, हो जाएगा बराबर 2x। अब क्या करते हैं, 2x को इधर ले आते हैं, हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब मेरा ये द्विघात समीकरण हो गया और द्विघात समीकरण को हल कर देते हैं। तो हल जब करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x और माइनस x प्लस 1 बराबर 0। माइनस x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x², यानी मेरा द्विघात समीकरण ये है। और आगे हल करेंगे तो x का मान लेंगे, यहां से बचेगा x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 का मान लेंगे, बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू जो मेरा आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू यहां रखेंगे और यहां 1 रखेंगे तो दोनों जोड़कर 2 आएगा। अब निकाल देना इसका वैल्यू, निकालना x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 है और x का वैल्यू 1 है। 1 पर पावर कुछ भी लिख देंगे 5, 1/1 पर पावर 5। अब 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो मेरा वैल्यू 1 आएगा और यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 आंसर हो जाएगा। ये हुआ बेसिक तरीका। आप यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, x का मान 1 यहाँ रख देंगे और 1 यहाँ रखेंगे, 1 प्लस 1/1 भी हो जाएगा 1 बराबर 2। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। कहीं दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर -2 बराबर -2, x प्लस 1/x बराबर -2 दिया रहे आपको और निकालना है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 का मान निकालना है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, पहले बेसिक रूप से आप हल करके निकाल सकते हैं, या x का बराबर मान -1 कर दे तो -1 प्लस 1/-1 तो -2 आएगा। तो यहाँ पुट अप करके भी आप निकाल सकते हैं। x का मान -1 आ गया तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/-1 पर पावर क्या हो जाएगा 5। पावर चूंकि 5 है तो अगर माइनस में रहा पावर 4 रहेगा सब में तो ये प्लस में बदलेगा, चूंकि यहाँ विषम है तो ये -1 हो जाएगा और प्लस ये भी -1 बराबर क्या हो जाएगा -2। तो आप इस तरफ पुट अप करके रख सकते हैं। अगर मान पुट अप करने पर समीकरण LHS बराबर RHS होता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज। ये जो सिंबल दिया हुआ है यह त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज है ना। बोला त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 80 डिग्री है, उसमें यदि B तथा C के, यानी कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक क्रमशः BD और CD हो तो कोण BDC का मान कितना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का है ना ट्रायंगल जो दिया हुआ है उस ट्रायंगल का एक फिगर बना लेते हैं। इस तरह से हमने ट्रायंगल का फिगर बना लिया, इसे ले लिया A, B और C, यानी एंगल A, B और C ले लिया। तो बोला कि त्रिभुज A में कोण A बराबर 80 डिग्री है, यानी ये जो कोण का मान होगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। अब क्या कर रहा है, उसमें कोण B तथा C के आंतरिक द्विभाजक, कोण B और C के आंतरिक द्विभाजक बोल रहा है, अंदर से लेना है, इस तरह से आंतरिक द्विभाजक लेना है। क्रमशः BD और CD है, ये यहां लिखते हैं D, तो ये हो जाएगा BD और ये हो जाएगा CD, और दोनों क्या है आंतरिक द्विभाजक है, यानी ये दोनों कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा।
क्योंकि आंतरिक द्विभाजक मतलब होता है, द्वि मतलब होता है दो, भाजक मतलब होता है दो भाग में बांट दिया, यानी इस कोण को दो भाग में और इस कोण को दो भाग में बांट दिया। अब कह रहा है क्या चीज, कोण बीडीसी का मान निकालना है। कोण बीडीसी यानी इस कोण का मान निकालना है। मान क्या होगा, तो ए का मान है 80 डिग्री और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए लिखते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान दिया हुआ रख सकते हैं 80 डिग्री बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इधर आके जो ये घट जाएगा माइनस में, बच जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100 डिग्री। अब ये दोनों कोण का मान क्या है 100 डिग्री है, क्योंकि ये जो दोनों का क्या है द्विभाजक है, तो ये कोण का मान और इस कोण का मान का जो आएगा 100/2 यानी इस दोनों का जो योग आ जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि द्विभाजक है, दोनों का आधा है ना, इसका आधा है, दोनों का मान हो गया 100 डिग्री, तो अंदर वाला जो कोण होगा इसका मान हो जाएगा 50 डिग्री। और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होगा 180 डिग्री, ये दोनों का योग 50 आ गया, ये कोण हो जाएगा 130 डिग्री। 130 और दोनों 50 जोड़ देंगे तो फिर जाएगा 180, यानी मेरा कोण बीडीसी हो जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज दिया हुआ समबाहु, उसके अंदर में क्या है एक वृत्त बना हुआ है ना, अंतःवृत्त बना हुआ, अंदर से बना हुआ। अगर यही रहता बाह्य वृत्त तो त्रिभुज के बाहर से बना होता। तो दोनों को हम दिखा देते हैं फिगर में। यह हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज और इसकी प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और इस तरह से अंदर से वृत्त बना हुआ है। तो बोला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो वृत्त बना गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह का जब त्रिभुज बनता है तो दो तरह का वृत्त बनता है, एक अंतःवृत्त बनता है जो अंदर से होता है, और दूसरा बनता है बाह्य वृत्त जो त्रिभुज के बाहर की ओर से होता है। तो इसको भी फिगर में हम बना देते हैं। क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी बना देते हैं। अगर क्वेश्चन बाह्य वृत्त से दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इससे इस तरह से वृत्त बना हुआ बाहर से, इसकी भुजा मान लेते 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए, यहां तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए, और अगर बाह्य वृत्त का भी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3, a यानी भुजा और बटे 2√3 होता है। अगर इसी में बोल दिया जाए बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसका जो फॉर्मूला होता है a/√3 यानी भुजा बटे √3 होगा। जब त्रिज्या में हमको निकल जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि अंतःवृत्त दिया हुआ है। अंतःवृत्त का जब मेरा त्रिज्या निकल जाएगा, स्मॉल r इसको मान लेते हैं, त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं, और इसकी जो त्रिज्या है इसको मान लेते हैं कैपिटल R। तो त्रिज्या बराबर होता है a/2√3। अब भुजा का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6/2√3, ये काट देंगे हो जाएगा 3/√3। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का मान 22/7, r का मान है 3/√3 का होल स्क्वायर। जब करेंगे या पाई को आप पाई भी रहने दे सकते हैं, पाई रहने देते हैं, इसको जाएगा पाई, इसका रूट हो जाएगा 3 3 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बार में कट जाएगा 3, यानी हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी में निकालना होता बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो हम जानते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। a का वैल्यू था 6 और बटे √3 है ना,
और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रख देते हैं, आर स्क्वायर 6/√3 और इंटू 6/√3, √3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही बोलता अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और बोलता बाह्यवृत्त की त्रिज्या तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम आपको सारे तरह का क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में बराबर प्राय पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। अब यहां से निकाल लेते हैं हम, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर जब ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से जब लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को जब इधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोस स्क्वायर थीटा। अब निकालना मान कोस स्क्वायर थीटा का प्लस कोस पावर 4 थीटा निकालना। चलिए अब लिख सकते हैं हम यहां तक, इसका मान हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। चलिए साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, यहां से हम कोस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, जब दोनों को इसको वर्ग करेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 4 थीटा। इसको वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको वर्ग करेंगे तो पावर में क्या जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोस 4 थीटा है, पावर 4 थीटा है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रख देते हैं, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने इसके बदले ये निकाला था। अब फॉर्मूला बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यही दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान क्या जाएगा 1। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5000 रुपया पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में से कोई निकालना था। इसका फॉर्मूला था P इंटू आर परसेंट, मतलब मूलधन इंटू आर जो होगा दर का परसेंट निकालना था। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जब होता था तो हर वर्ष दर समान रहेगा, 3 वर्ष का है ना, दर क्या है 10%, तो पहला वर्ष भी ये 10% रहेगा, दूसरा वर्ष भी 10% रहेगा और तीसरा वर्ष भी 10% रहेगा, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 30%। अगर मेरा ये निकालना होता सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो हो जाता 5000 रुपये का 30%, यही मेरा आंसर हो जाता। काट देते इसको 5 या 15, यानी 1500 रुपया क्या था मेरा साधारण ब्याज। लेकिन निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दर हर वर्ष बदलते रहता है, लेकिन पहला वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई में निकालते हैं, दर क्या होगा, पहला वर्ष तो दर रहेगा 10% ही रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहला वर्ष का दर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन सेकेंड वर्ष में क्या होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो पहला वर्ष है 10%, तो दूसरा वर्ष लगेगा 10 का 10% और लग जाएगा। जब इसको करेंगे 0 से ये 0, ये और इस 0 से ये 0, यानी 10 प्लस 1 क्या जाएगा 11%, यानी दूसरा वर्ष जो मेरा ब्याज लगेगा 11% लगेगा। अब तीसरा वर्ष आ जाएंगे तो उस पे भी, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी 11 प्लस 11 का 10% लगेगा। जब इसको हल करेंगे तो जाएगा 11 प्लस 1.1, यानी 12.1% ब्याज लगेगा।
जब टोटल को जोड़ेंगे 10, 10, 20, 30, 31, 2, 33, यानी 33.1% अब ब्याज लगेगा। इसी राशि को जब हम साधारण ब्याज पर दे रहे थे तो 30% का ब्याज लग रहा था, जब इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए तो 33.1% का ब्याज लगा। तो अब निकाल देंगे। फॉर्मूला तो बताए थे कि दोनों में निकालना है, किसी का CI या SI निकालना है, P इंटू R%, सेम फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में रख देते हैं। CI बराबर हो जाएगा P इंटू R%। P का मान था 5,000 रुपया, R का मान है 33.1% है, 00। इसको और हटा देंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बच गया मेरा 331 इंटू 5, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16, यानी 1655 रुपया जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर इसी प्रश्न में दोनों का अंतर पूछ लेता कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, ये था 33.1%, यह था 30%, दोनों को घटा देते हैं, 33.1 माइनस कर देते 30, तो आ जाता 3.1%। तो P का 3.1% निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, अंतर अगर होता निकालना तो अंतर मेरा निकल गया 3.1%, फिर फॉर्मूला होता P का R%, सेम वही करते। P मेरा था 5,000, अंतर था 3.1%, यहाँ 100, इसको हटा देते थे, एक जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, जाता 31 गुने 5, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, यानी 155 रुपया मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, है ना। इस तरह का जो क्वेश्चन हो कि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब होगा, ये पिछला पार्ट है रेलगाड़ी का और ये अगला पार्ट है, यानी जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी का कंडीशन यह होगा, है ना। रेलगाड़ी का अगला भाग यहाँ होगा, पिछला भाग यहाँ होगा, यानी जो दूरी तय करेगा वो प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस अपनी दूरी तय करेगा, तब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा। या किसी पुल को पार करना हो तो जब भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो स्वयं की दूरी तय करेगी, साथ साथ उस पुल या जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी बराबर दूरी तय करेगी, तब पार करेगी। तो जब दूरी निकालेंगे तो दोनों का दूरी जोड़ देंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का 130 मीटर है और रेलगाड़ी का है 120 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 250 मीटर, यानी जो दूरी तय करेगी रेलगाड़ी वो हो जाएगा 250 मीटर, दोनों को जोड़ने के बाद। अब जो चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी मीटर में है और चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दोनों को एक जात में बदलेंगे। ये मीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, या ये किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे। तो आइए देखते हैं इसका चाल क्या दिया हुआ है। चाल बराबर दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना कर देंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरा चाल निकल गया, दूरी निकल गया। अब निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया हुआ है 250 मीटर और चाल दिया हुआ है 15। हल कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 25, 1 जीरो, 5 तिया 15, यानी 50/3 समय है। चूंकि यह समय निकल रहा है क्या चीज में, सेकेंड में, हो जाएगा 50/3 सेकेंड, या इसको और आगे कल हल करेंगे 16.2/3 सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इसमें ध्यान यह देना है कि चाल और दूरी सबको एक असी में बदल दीजिए, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर और मीटर में रखना है, मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर और सेकंड में रखना है। बोला किसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है,
सबसे पहले क्या किया गया, उसका विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। तो बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का जो अनुपात होगा, अनुपात क्या होगा। तो आइए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से पहले वर्ग का फिगर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमने एक वर्ग का फिगर ड्रॉ कर लिया। और वर्ग जानते हैं क्या कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। और ये हमने विकर्ण बना लिया वर्ग का। आप ये विकर्ण भी ले सकते हैं, क्योंकि दो विकर्ण होता है वर्ग में, तो दोनों में से आप कोई विकर्ण ले सकते हैं। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा होता है, हो जाएगा √2a। यानी ये जो विकर्ण हो गया √2a हो गया। अब इस पर समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। इस तरह से बना देते समबाहु त्रिभुज, है ना। और हम जानते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी तो ये √2a, ये भी हो जाएगा √2a और ये भी हो जाएगा √2a। अब निकालना है दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल और अनुपात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान इसका हो गया √2a, उसका कर देंगे होल स्क्वायर और आगे हल करेंगे हो जाएगा a²। इसको अनुपात करेंगे तो √3/4 और √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 और a² का हो जाएगा a²। a² से a² कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 1/√3/2 और आगे हल करेंगे हो जाएगा 2/√3, यानी जो दोनों का अनुपात आएगा 2/√3। ये मेरा जो है कि कोई एक वर्ग ले ले और वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दोनों का अनुपात होगा वो 2/√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। समचतुष्फलक है और इसका भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसका आयतन निकालने के लिए। तो आयतन जो होता है समचतुष्फलक का आयतन बराबर होता है, फलक का आयतन बराबर √2/12 गुने भुजा क्यूब होता है। अब मान रख देंगे भुजा का मान √2/12 और भुजा का मान है 4 का हो जाएगा होल क्यूब बटे हो जाएगा √2/12 और 4 का क्यूब है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 चक 16 हो जाएगा और √2 है तो √2 हो जाएगा और बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा और हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर भुजा दिया होता है हो गया सेंटीमीटर क्यूब और हमको निकालना भी था आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस समचतुष्फलक का जो आयतन हो जाएगा 16√2/3 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आज के वीडियो में हमने सारे तरह के क्वेश्चन को समावेशित करने का प्रयास किया है और अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न किसी तरह का प्रश्न छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न आप बताइए, तो हम नेक्स्ट के वीडियो में कोशिश करेंगे आपका जो भी कमेंट का क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को शामिल करने का। और चूंकि हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन को शामिल करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो और परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और उसका जो सोल्यूशन लाते हैं बहुत ही यूनिक सोल्यूशन लाते हैं, ताकि आपके विचार में आपके माइंड में वो सोल्यूशन सटीक बैठ जाए और कम समय में उस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूं। मैं का मतलब हुआ एक पिता बोल रहा है अपने पुत्र से कि तिगुनी आयु का हूं, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र का दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। हम दोनों की वर्तमान
आयु का योग कितना है, यानी पिता पुत्र से बोल रहा है कि दोनों का आयु का योग क्या होगा। तो यहां दिया हुआ है कि पिता का जो आयु है पितृ की आयु का क्या है, तिगुना है। तो पहले मान लेते पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लेते x वर्ष, आयु बराबर x वर्ष, और पिता बोल रहा क्या, पुत्र से तिगुना है। तो पिता की जो आयु हो जाएगी, पिता की आयु बराबर 3x, क्योंकि यहां हमने x माना तो यह जाएगा 3x यानी 3 गुना। अब बोल रहा क्या, 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद अगर मेरा उम्र अभी 10 साल है, 15 वर्ष के बाद 15 10 25 साल का हो जाऊंगा। अगर मेरा उम्र अभी 20 साल है, 10 वर्ष के बाद 20 10 30 साल का हो जाऊंगा। यानी जितने वर्ष के बाद पूछा जाए मेरा उम्र में उतना जुट जाएगा। पुत्र का उम्र है x वर्ष, तो 15 वर्ष के बाद पुत्र का जो उम्र होगा, पुत्र का उम्र जो होगा, उम्र बराबर हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष। और यही पिता का उम्र निकालना होगा 15 वर्ष के बाद, पिता की उम्र बराबर हो जाएगा 3x प्लस 15 वर्ष, क्योंकि दोनों का वर्तमान उम्र x और 3x था। 15 वर्ष के बाद दोनों में 15 वर्ष छूट जाएगा। अब क्या बोल रहा है, मैं अपने पुत्र का दोगुना हो जाऊंगा, यानी जो पिता बोल रहा है कि अपने पुत्र से क्या हो जाऊंगा, दुगुना, यानी 3x प्लस 15 बराबर x प्लस 15, और इसका दोगुना हो जाऊंगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 30, और 15 आके इधर हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 15। अब जिसका उम्र निकालना निकाल देंगे। पुत्र का उम्र x माने थे, x का वैल्यू आ गया 15 वर्ष, यानी पुत्र का उम्र हो जाएगा 15 वर्ष। x का वैल्यू 15 वर्ष, तो ये है 3x, तो 15 किया 45 वर्ष, यानी पिता और पुत्र दोनों का आयु निकल गया। अब जो क्वेश्चन बोलेगा निकाल देने के लिए, दोनों के आयु का योग बोल रहा है, 15 प्लस 45 बराबर हो जाएगा 60 वर्ष। यही बोलता अंतर निकालने के लिए, 45 में 15 घटा देते हैं 30 वर्ष होता। यही होता गुणनफल निकालने के लिए, 15 गुने 45 कर देते हैं। यानी पहले दोनों का उम्र निकाल लेना है, उसके बाद प्रश्न में जो कहे योगफल, गुणनफल या अंतर, जो भी कहेगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। बोला इसका मान क्या होगा। तो देख रहे हैं कि जब इसको एलसीएम लेकर निकालेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाएगा, और शायद हम एग्जाम में जब इसको हल करेंगे मेरा 4 से 5 मिनट किल हो जाएगा। जब ये टाइम किल हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सोचना है क्या, अगर ये नंबर दिया हुआ है तो इसका कोई क्रम दिया हुआ, क्योंकि जब भी एग्जामिनर को देता है तो कोई ऐसा क्रम देता है नंबर का, सीरीज का, कि आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ 20 दिया हुआ है, तो 20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं। 30 दिया हुआ है, 5 गुने 6 लिख सकते हैं। 42 है, 6 सते 42, 56 है, 7 8 56, 72 है, 8 9 72, और 90 है, 9 दहाई के 90। यानी सब किसी न किसी क्रम में दिया हुआ है ना, एक निश्चित क्रम में दिया हुआ है। तो 1/20 है, 20 को हम 4 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 1/20 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। जब इसको हल करेंगे एलसीएम हो जाएगा 4 × 20, 4 से भागा देंगे 5 और 5 से भागा देंगे ये 4, यानी 1/20 आ जाएगा। तो मेरा 1/20 है, इसको 4 और 5 में तोड़े हैं फैक्टर, जबकि 4 × 5 हो गया, लगातार 2 फैक्टर, तो 1/4 माइनस 1/5 आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। चलिए नेक्स्ट में आएंगे, तो 30 है, तो 5 गुने 6 लिखे, इसको लिख सकते हैं 1/5 और माइनस 1/6। अब आइए नेक्स्ट में, 42 है, 6 सते 42, 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। अब 56 है, 1/7 और माइनस 1/8। अब 72 है, 1/8 और माइनस 1/9। अब 90 है, 1/9 माइनस 1/10। अब देखते हैं क्या, ये प्लस 1/5 माइनस दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 1/6 और प्लस 1/6 कैंसिल, माइनस 1/7 और प्लस 1/7 कैंसिल,
-1/8 और +1/8 दोनों कैंसिल। अब -1/9 और +1/9 दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब जो मेरा शेष बचा 1/4 -1/10। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 10 दूनी 20, 5 में से 2 गया बच गया 3 और नीचे में रह गया 20, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा 3/20। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशित किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।